बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का आगाज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की डेफिनेशन, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तफसील एंड डिस्कशन कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल। तो मैं एक बार जल्दी से आपको रैशनल और इररेशनल का कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज करवा देता हूं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p और q की फॉर्म्स में नहीं लिख सकते। दो चीजें होगी। उसके बाद रैशनल नंबर अगर डेसिमल वाला आ जाए तो डेसिमल के बाद कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो या कोई एक नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.222 या 0.363636 इस तरह से ये चलता जाए, तो ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और इररेशनल नंबर डेसिमल के केस में क्या होगा कि आपका कोई एक सेम पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो, जैसे कि 0.12456890। देखिए ये चलता तो जा रहा है लेकिन ये कहीं पर भी एक सेम पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये इररेशनल नंबर होगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाले जितने नंबर्स होंगे वो सारे इररेशनल नंबर्स होंगे। पाई में आपको बता चुका हूं कि एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है कि पाई देन इररेशनल नंबर। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपने यही बताना है कि रैशनल कौन सा है, इररेशनल कौन सा है। तो पहला चेक करें स्क्वायर रूट 3। तो मैंने अभी बताया कि स्क्वायर रूट में जितनी वैल्यूज होंगी वो सारे के सारे इररेशनल नंबर्स होंगे। तो यहां पर आप क्या सिंपल लिख देंगे, इररेशनल। इसी तरीके से आगे आ जाए 1/6। अब ये है जी 1/6, इसको हम देखें पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है पी, ये है क्यू, और क्यू जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, 6 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेकंड वाला पार्ट आपका क्या हुआ, रैशनल। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिंपल, आपने सिर्फ रैशनल और इररेशनल बताना। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए पाई आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया पाई किस में आता है, इररेशनल नंबर में आता है। तो यहां पर आप क्या मेंशन कर देंगे, इररेशनल नंबर। उसके बाद 15/2, सेम वही वाला काम 1/6 की तरह ही है, जिसको हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका 15/2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 7.25। अब ये देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो अगर टर्मिनेट कर जाए तो इसका मतलब है वो आपका रैशनल नंबर होगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर टर्मिनेट कर जाए। और अगर नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग में कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो आपका रैशनल नंबर, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो वो इररेशनल नंबर, और अगर टर्मिनेट कर जाए तो वो तो होगा ही रैशनल। तो ये टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट में जितनी वैल्यूज आए वो क्या होती हैं, इररेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। इंतहाई आसान था, जिसमें आपने रैशनल और इररेशनल का कॉन्सेप्ट बताना था। अगर फिर भी किसी को रैशनल और इररेशनल में अगर कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है वो लाजमी देखें। उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल और तफसील में डिस्कशन की हुई है रैशनल की भी और इररेशनल की भी। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाने से पहले मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपस में मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी रैशनल, इररेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग का कॉन्सेप्ट था, यहां पर भी वही है। वहां पर हमने खुद बताना था कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा रैशनल है, कौन सा इररेशनल है। यहां पर क्या करेगा कि स्टेटमेंट लिख के दे देगा, और वो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मिसाल के तौर पर जैसे आपको पता है कि 3/2 ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p और q की फॉर्म में है। अगर वो लिख दे 3/2 इज इररेशनल, मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो हमें तो पता है कि 3/2 रैशनल है, उसने कहा 3/2 इज इररेशनल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बस आगे हमने जो है ना सिर्फ ट्रू की जगह पर t लिख देना, फॉल्स की जगह पर f लिख देना। पूरा ट्रू लिखना चाहते हैं पूरा लिख दें, पूरा फॉल्स लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख दें। बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखना है। तो पहला चेक करें, 2/3 इज एन इररेशनल नंबर। अभी 2/3 आप चेक करें, खुद सोचें 2/3 को वो क्या है। ये देखें p और q की फॉर्म में लिखा है, ये तो रैशनल नंबर है, वो क्या है, इररेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। आगे आ जाए, पाई इज एन इररेशनल नंबर। ये तो मैं पता नहीं कितनी दफा रिपीट कर चुका हूं कि पाई जो है वो इररेशनल नंबर में आता है, तो उसने सही लिखा हुआ ये बात, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया।
लीजिए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 1/9 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब है कभी ना कभी खत्म हो जाए, 2 3 4 5 वैल्यूज बाद खत्म हो जाए। आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके चेक कर सकते हैं, वरना ये देखें कि 1/9 है तो आपको पता है 1 को रखते हैं अंदर, जो ऊपर होता है उसको अंदर, जो नीचे होता है उसको बाहर। अब ये से छोटा हो गया तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहां पर आ जाएगा 0। 9 1 जा 9 और ये बच गया 1, फिर 0 आ गया, फिर 9 1 जा 9, 10 - 9 किया तो 1 आ गया, फिर दोबारा से 0 आ गया तो 9 1 जा 9, फिर 1 बच गया। तो इसका क्या मतलब है, ये हमेशा 0.1111 चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो 1/9 टर्मिनेट तो ना हुआ, ये खत्म तो हो ही नहीं रहा। तो उसने ये लिखा हुआ 1/9 टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, ये तो खत्म हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो। आगे आ जाए। 3/4 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 3/4 भी वो कह रहे हैं टर्मिनेट कर रही है, खत्म हो रही है। तो चेक कर लेते हैं, जो ऊपर है वो अंदर, इसको मैं रेज कर देता हूं, और जो नीचे है वो बाहर। अब चेक करें, छोटा हो गया तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहां पर आएगा 0। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 या 30 से छोटा आ जाए। 4 7 का क्या होता है मेरे बच्चों, 28। तो क्या बच गया, 2 बच गया। उसके बाद फिर पॉइंट की जगह 0, 4 5 का क्या हो गया, 20। ये तो खत्म हो गया। तो ये सही कह रहा था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। आखिरी रह गया जी 4/5 इज रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब भी वही होता है, रिकरिंग का दूसरा नाम आप नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। रिकरिंग का दूसरा नाम नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि अब ये कह रहा है कि ये खत्म नहीं हो रही। तो चेक कर लेते हैं जी, 4 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगाया, उसकी जगह 0 आ गया, 5 8 जा 40। ये तो प्यारे बच्चों खत्म होगी, तो वो तो कह रहा था खत्म ही नहीं होती, तो इसका मतलब है ये तो खत्म हो गई है। तो जो स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है 4/5 रिकरिंग, ये नहीं है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स हो गया। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये था ये आंसर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। लीजिए प्यारे बच्चों, अपने आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये मैं आपको बार बार करके दिखा भी चुका हूं। अब हम कहता है क्या इस क्वेश्चन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शंस जो है ना, इनको डेसिमल में मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर दो सिंपल। तो आपने सिंपल डिवाइड वगैरह करके आंसर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग हर काम में कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए, तो इसमें भी हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। करना क्या आपने, सबसे पहले जैसे कि पहला पार्ट है आपका 17/25, तो आपको पता है कि 17 तो हम रखते हैं अंदर और 25 हम रखते हैं बाहर। अब इससे छोटा हो गया तो ये तो पता चल रहा है कि यहां पर हमने 0 लगाना और पॉइंट लगाना, और पॉइंट की वजह से यहां पर आ जाएगा 0। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो 170 आ जाए या 170 से छोटा छोटा रहे। तो आप क्या करेंगे, पहले 25 को 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर करके बार बार चेक करेंगे। इस चक्कर से बचने के लिए प्यारे बच्चों आपने इस्तेमाल करना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का किससे कैसे इस्तेमाल करना है कि आपने सिंपल 17/25 जो क्वेश्चन है ना 17/25, ये एज इट इज आपने प्यारे बच्चों 17/25 क्वेश्चन में लिखना है, और आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.68। ठीक है जी, 0.68 जो आंसर आ रहा है आपने उसको एक साइड पर लिख लेना है। ये ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना, ये बात ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल क्वेश्चन के साथ ना लिख दीजिएगा, पहले इसको एक साइड पर लिख लेना। अब आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपको पता है कि आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 150। ये 6 आ गया, इन दोनों को माइनस कर ले, आंसर आ जाएगा 20। फिर 0 लगेगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद किससे करना है, 8 से। अब आपने सोचना नहीं है, करके चेक नहीं करना कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, अब करके चेक नहीं करना। तो सिंपल आप 8 से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नीचे आप लिख देंगे 17/25 इज इक्वल टू 0.68। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर करें, इसको देखें। तो मैंने पहले ये सॉल्व किया, बाद में ये सॉल्व किया, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि मैंने पहले ये वाला सॉल्व किया और बाद में मैंने ये वाला सॉल्व किया। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे ताकि आपको टाइम ना जाया हो आपका, और आप कंफ्यूज ना, आपको सोचना ना पड़े, आपको बार बार करके चेक ना करना पड़े। पहले 25 को 3 से करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, बड़ा टाइम टेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो छोटे नंबर हैं, बड़े नंबर भी आ सकते हैं। तो ये तरीकाकार होगा जब इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तरीका है बच्चों आपका पार्ट नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, सेम यही पैटर्न रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में देखिए, पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, 19/4। तो आपको पता है कि क्या करते हैं, ऊपर वाला अंदर रखते हैं, तो 19 आ गया अंदर और 4 आ गया बाहर। अब वही काम करेंगे
कि 19 डिवाइडेड बाय 4 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना आपने वो एज इट इज लिख लेना। 19 डिवाइडेड बाय 4 करना है और आपको ना बास कैलकुलेटर में ये भी फ्रैक्शन का बटन ही नजर आ रहा होता है। जब आप 19 ओवर 4 प्रेस करेंगे ना कैलकुलेटर में एंटर करेंगे तो आपका कैलकुलेटर भी आंसर 19 ओवर 4 ही देगा। तो आपके यहां पर करके ना एक एस और डी वाला एक बटन होता है जो आपकी फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता। तो आपने ये वाला बटन प्रेस कर देना है। इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 4.75। अब आपने सोचना नहीं है चुप करके 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट की वजह से जीरो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बड़ा नंबर है। ये तब करते हैं जब छोटा नंबर हो। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो सिंपल यहां पर आप लिख दें 4 4 जा 16। अब आप करके भी चेक कर लें, अगर मैं इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता 4 5 जा 20 तो वो इससे एक्सीड कर जाता, बड़ा नंबर हो जाता। ठीक है जी, इन दोनों को करेंगे माइनस, आंसर आ गया 3। उसके बाद सिंपल वो कह रहा है पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लगाएं, पॉइंट की जगह पर 0 आ जाएगा। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो सिंपल आप कैलकुलेटर में 4 मल्टीप्लाई 7 कर रहे हैं। तो छोटे छोटे नंबर हैं आपको तो पता ही होगा ये क्या आंसर आएगा। तो ये आंसर आ गया 28। इन दोनों को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगाया हुआ ना हमने तो उसकी जगह 0 आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो आप नीचे लिख देंगे सो 19 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 4.75। ये आपने ना रफ पे करना है, क्वेश्चन के साथ भी लिखना है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि असल तरीका ये है, उसके बाद ये आंसर निकालना है। लेकिन हम पहले ये कर रहे हैं बाद में इसे ही कर रहे हैं ताकि हमें इसमें भी ज्यादा टाइम ना लगे। तो ये आपके जी 2 पार्ट हो गए। हम तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं सेम इसी तरीके से। 57 ओवर 8 है तो 57 ओवर 8 में यहां पे सॉल्व कर देता हूं। 57 ओवर 8 देखें कैसे आएगा, 57 अंदर आएगा और 8 आएगा बाहर। और 57 ओवर 8 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको आप डिवाइड कर लें 57 डिवाइडेड बाय 8। तो प्यारे बच्चों वो देखें वो दोबारा फ्रैक्शन ही दे रहा है तो आपने एस और डी वाला बटन प्रेस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 7.125। तो एक साइड पे करके लिख लेना 7.125। अब सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 8 को मल्टीप्लाई करें 7 से, यहां पर लिखें 7 तो आ जाएगा जी 56 और माइनस किया तो आ गया 1। फिर उसके बाद कहता है पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह फिर भी उसके बाद 0 लगा दिया। तो 8 को कह रहा है 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 1 जा 8 माइनस किया 2 बच गया। 1 के बाद कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट की जगह पर 0, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 जा 16 माइनस किया तो 4 बच गया। फिर कह रहा है 5 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हमने लगाया वो उसकी वजह से 0 आ जाएगा और फिर 5 से कह रहा है मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा 40 और ये आपका आंसर आ गया। तो नीचे आप इसके मेंशन कर देंगे सो 57 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 7.125। उम्मीद है मुझे जो मैं आपको तरीका समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। पहले 3 पार्ट हो गए, अब हमारे 3 पार्ट रह गए। ले जी पहले बच्चों चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है 205 ओवर 18। तो आपको पता है जो ऊपर लिखा हुआ वो अंदर और जो नीचे लिखा हुआ वो बाहर आ जाएगा। अब 205 डिवाइडेड बाय 18 करके जो आंसर आता है 11.388888, इसका मतलब है ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आपने 2-3 पॉइंट्स तक बस पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज तक निकाल देना है। तो आप 205 ओवर 18 करेंगे तो आंसर आ रहा है 11.3888 और ये चलता जा रहा है। तो सिंपल 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब पता चल गया आपको। ठीक है, अब आप देखें अगर आपको ना पता चलता ये तो आप करके चेक करते, पहले 18 को 7 से करते फिर 8 से करते, तो करते करते 11 तक पहुंचते। अगर ये काम कर लेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो आंसर आएगा 198। 11 से किया तो आंसर आया 198। अब 205 में 198 माइनस करेंगे तो कह रहे बच्चों आ जाएगा आंसर 7। फिर उसके बाद कहता है पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाया तो उसकी वजह से 0 आ गया। उसके बाद कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आंसर प्यारे बच्चों आता है 54। अब इन दोनों को माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16। पॉइंट लगाओ उसकी वजह से 0। उसके बाद कह रहा है 8 से मल्टीप्लाई करो तो 18 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें तो यहां पर 8 लिख दें और आपका आंसर आ जाएगा 144। अब इन दोनों को माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा फिर से 16। फिर दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 0 लग जाएगा ना क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है। तो 8 से किया तो दोबारा 144 आ जाएगा और आपका फिर से आंसर क्या बच जाएगा 16 बच जाएगा। अब आप चेक करें बार बार 8 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, बार बार रिमाइंडर 16 बचता रहेगा, बार बार पॉइंट की वजह से 0 आता रहेगा, 160 बनता रहेगा। 8 से मल्टीप्लाई करके 144 करते रहेंगे और ये इस तरह से यहां पर भी चलता जाएगा और ऐसे भी चलता जाएगा। तो नीचे आप क्या मेंशन कर देंगे सो 205 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 11.3888 और ये चलता जा रहा है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। सेम उसी तरीके से 5 रखेंगे अंदर
8 रखेंगे बाहर, छोटा हो गया तो 0 पॉइंट लगाया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें अगर नहीं पता चल रहा तो सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.625। तो सिंपल 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 क्या होता है मेरे बच्चों 48 होता है, माइनस किया तो 2 बच गया। उसके बाद कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 8 2 16 हो गया, माइनस किया तो 4 बच गया। उसके बाद कह रहा है 5 से मल्टीप्लाई करो तो 8 5 क्या होता है जी 40 होता है, ये आपका आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप नीचे मेंशन कर देंगे कि 5/8 इज इक्वल्स टू 0.625। लेकिन लास्ट पार्ट है, यहां पर ही सॉल्व कर देता हूं। 25/38, तो इसको भी आपने क्या करना है 25 डिवाइडेड बाय 38 कर ले और 0.675 ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अच्छा, इसको डिवाइड करके आंसर आ रहा है 0.657 और ये चलता जा रहा है। इन दोनों में फर्क क्या है, ये वाला आपका रैशनल नंबर है, ये वाला आपका इररेशनल नंबर है। क्यों रैशनल और इररेशनल हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कोई सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। बहरहाल आज 25 को रखिए अंदर और 38 को रखें बाहर। अब कह रहा है जी पॉइंट लगाना है तो हमने 0 पॉइंट लिख दिया, पॉइंट की वजह से यहां पर आ गया 0। अब 38 को कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा पहले बच्चों 228। दोनों को कर लेंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 22। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 6 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद कह रहा है जी 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पर करें जी सिंपल पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 38 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 190, तो यहां में दोनों को माइनस कर लें, माइनस करेंगे जवाब तो आपका आंसर आएगा 30। उसके बाद कह रहा है जी 7 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहां पर जी 7 आ गया और यहां पर पॉइंट की वजह से 0 आया हुआ है, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो आपका आंसर आ गया 266। तो अब इन दोनों को माइनस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 34। इस तरह से यहां पर भी चलता जाएगा, यहां पर भी ये चलता जाएगा। तो आप नीचे मेंशन कर देंगे 25/38 इज इक्वल्स टू 0.657 और ये चलता जा रहा है। उम्मीद करता हूं जी प्यारे बच्चों, जो मैंने लॉजिक्स और जिस तरीके से मैंने आपको जुगाड़ी तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। जैसे आपके चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से इसमें एक्सरसाइज 2.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला हम उसको भी कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा सकूं। आप कोशिश कीजिएगा कि जो जो हम पढ़ रहे हैं आप उनके साथ साथ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ करेंगे तो आप लोगों के लिए बर्डन क्रिएट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज समझाया और जो सिखाने की कोशिश की आप लोग उसको अच्छे तरीके से सीख भी चुके होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।